गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून। बेटा कल्पित, वो जो वीडियो था अलग से मैंने चैप्टर के फोल्डर में ऐड किया था, बाद में शायद चेक किया होगा। यूट्यूब वाला सॉरी जो लाइव क्लास वाला था उसमें तो थोड़ा सा लास्ट में दिक्कत हो ही गया था सर्वर की वजह से, बट उसको प्रॉपरली जो है चैप्टर वाले फोल्डर में मैंने ऐड कर दिया था। चेक किया था वहां पर कल्पित। ओके चलो, प्रॉब्लम सॉल्व। पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अभी देखो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और HAP और सुटिक्स भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ये दोनों थोड़े से क्या है लर्न करने वाले हैं और यहां से आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, आज हम जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है वहां से जो भी मैक्सिमम MCQ आ सकते हैं, देखो ये वाले MCQ तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। उसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में MCQ आया है उसकी एक अलग से लिस्ट डाल दूंगा और बकायदा टेस्ट के फॉर्मेट में आएगा आपके पास। ठीक है, टेस्ट के फॉर्मेट में अपडेट कर दूंगा। आज तो मैं डायरेक्ट जनरल डिस्कस करूंगा, टेस्ट के फॉर्मेट में रहेगा। ये वाले हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले हो जाएंगे और आपके लिए अलग से जो प्रीवियस या करंट में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो MCQ पूछे जा रहे हैं उनको भी चैप्टर वाइज अलग करना स्टार्ट कर दिया गया है, तो वो क्वेश्चन भी अलग से आ जाएंगे। मतलब MCQ के 3, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और लाइव क्लास, 3 अलग अलग PDF आपको मिल रही है। तो MCQ एक ये वाली हो जाएगी नॉर्मल, जिसमें पूरा फुल कवर रहेगा। दूसरा MCQ टेस्ट रहेगा, आपका टेस्ट रहेगा बाकायदा, वो आपके पास अपडेट हो जाएगा, जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया, वो वाला हो जाएगा। और तीसरे लेवल पे रहेगा आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम को लेकर के स्पेशल। तो वो चीजें जो बच्चे करना चाहते हैं तो अभी से ही रेडी रहें और डिटेल में पढ़ते रहें। वैकेंसी बहुत सारी आती है, प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। आप फर्स्ट ईयर में है तो आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे होगे, बहुत सारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ से अगर प्रॉपर क्लास करते चलोगे, जो भी नोट्स अपने प्रिपेयर करो, जो भी कंटेंट अपना तैयार करो, जो बच्चा आगे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है उसको बाकायदा हिफाजत से रखना है। आने वाले 2 से 3 साल, 2 साल में तो फार्मेसी होगी और फार्मेसी करते करते ही आपका गवर्नमेंट एग्जाम के जो हर साल वैकेंसी आती है तो उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट के फॉर्मेट में नहीं ले रहा मैं, आज डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा फटाफट कि MCQ क्या है और कैसे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा। अब जैसे MCQ की देखो बेटा एक खासियत है कि MCQ किसी भी लेवल का आ जाता है। MCQ का जैसे कहते हैं ना, कोई एक जैसे कहते हैं ना हम लोग एक भाषा बोलते हैं कि कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, कहीं से भी बन जाता है MCQ। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कुछ MCQ तो बहुत ही खास होते हैं, वो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो MCQ के लिए जैसे कि आपको डिटेल स्टडी करनी है, डिटेल जाना ही है। ठीक है, यानी कि जो भी पढ़ रहे हो सब पढ़ो। अगर आगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQ हैं उनको हल्के मत लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में फाइनली जो मैं आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए MCQ कराऊंगा, और ये जो गवर्नमेंट एग्जाम वाले MCQ कराऊंगा मैं आपको, ये आपके स्पेशली फोकस रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं वहीं से निकाल के लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी मल्टीपल प्रिपरेशन हो जाएगी, थ्योरी और थ्योरी के बाद MCQ, खेल खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे बोल रहा है फार्मेसी इज अ डैश हेल्थ साइंस, फार्मेसी एक डैश स्वास्थ्य विज्ञान है। कौन सा स्वास्थ्य विज्ञान है? फिजिकल, क्लिनिकल, सोशल या एनवायरमेंटल। तो अगर आपने पढ़ा है जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि क्लिनिकल है, यानी कि जहां पर रोगी का इलाज से संबंधित है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्लिनिकल है। फार्मेसी इज अ क्लिनिकल हेल्थ साइंस कंसर्न विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, भौतिकी, नैदानिक, ये वर्ड याद है, क्लियर? तो जो ये डेफिनेशन है फार्मेसी की, वहीं से ही आपका क्या बन गया? MCQ बन गया। डायरेक्ट डेफिनेशन भी MCQ में आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी।
फार्मेसी की इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो अगर फार्मेसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था, उसमें बताया था ड्रग डिस्कवरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्रग प्रोडक्शन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्रग स्टोरेज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का खैर ऑप्शन ही बहुत अजीब सा दे दिया, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है। भवन निर्माण लिखा हुआ है, दवाओं की खोज, दवाओं का निर्माण, दवाओं का दिख रहा है पूरा ये, ठीक, दवाओं का निर्माण, दवाओं का भंडारण, भवन निर्माण। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ये ध्यान रखना, यहां पर जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आगे आते हैं, फार्मेसी एक्ट एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन, फार्मेसी डायरेक्ट लिंक है किस किस के बीच में? डॉक्टर और नर्स के बीच में, केमिकल ड्रग्स और पेशेंट के बीच में, पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में, ड्रग्स और मशीन के बीच में। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है, देखो डॉक्टर और नर्स, यहां पर जब आप डिटेल पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर और नर्स के बीच में भी कम्युनिकेशन का काम करता है, नो डाउट। बट ये लाइन मैंने स्पेशली आपको मेंशन करी है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से, यहां पे इसके दो आंसर हो सकते थे, केमिकल ड्रग और पेशेंट के बीच की ये डायरेक्ट कड़ी है, या यहां पे लिख सकता है वो डॉक्टर एंड पेशेंट, ये आंसर भी चलेगा। डॉक्टर और पेशेंट के बीच की कड़ी है, और या केमिकल ड्रग्स और पेशेंट के बीच की कड़ी है, दोनों ही ऑप्शन सही आ जाएंगे ये, ठीक है। ठीक है, फार्मेसी किसके बीच की प्रत्यक्ष कड़ी का कार्य करती है? तो ये साफ साफ दिख रहा है यहां पर। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग मींस, ठीक है, डिस्पेंसिंग मैंने समझाया था, जो दवाओं का वितरण होता है। तो क्या है? ड्रग डिस्कवरी नहीं, ड्रग स्टोरेज, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यस, ड्रग टेस्टिंग नो। तो दवाओं का वितरण है ना, पर्चा आ जाता है, पर्चा लेकर के दवाओं को निकालने से लेकर के पेशेंट को देने तक का जो काम होता है वो सब क्या कहलाता है? डिस्पेंसिंग कहलाता है, ठीक है, दवाओं का वितरण। फिफ्थ है मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन एंड डन टू अचीव, दवाओं का मॉनिटरिंग क्यों किया जाता है? दवाओं की निगरानी किस उद्देश्य से की जाती है? निगरानी का मतलब क्या है? कौन सी निगरानी? ये नहीं कि मेडिकल स्टोर बैठ के निगरानी कर रहे हैं, नहीं। कौन सी वाली निगरानी है ये? जब पेशेंट को दवा दे दी गई है, अब उसके ऊपर हमें निगरानी रखनी है कि भाई दवा का असर क्या हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए नहीं, मार्केटिंग के लिए नहीं, ऑप्टिमल थेरेपेटिक आउटकम के लिए, जी हाँ, सर्वोत्तम उपचारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके दवाई का, इसीलिए हमें उसके ऊपर नजर या निगरानी रखनी होती है, ठीक है। नाउ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज एन इंटरसेक्शन ऑफ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है वो किस किस के बीच का, मतलब किससे मिलके बना हुआ? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किसका संगम है, ठीक है। तो ये किसका संगम? बायोलॉजी फिजिक्स नहीं, फार्मेसी केमिस्ट्री यस, बॉटनी जूलॉजी नहीं, फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं। तो ये सिंपल सिंपल देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, या जो कई बार बच्चा एक्स्ट्रा भी पढ़ता है, दूसरी बुक का फॉलो करता है, तो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बेटा यहाँ से आप लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये देखो, किसी भी लाइन से आपका एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू का मैंने कहा ना, कोई भी सर पैर नहीं है, कहां से घुमा करके बनेगा पता नहीं है। तो एमसीक्यू अगर आपको अच्छे करने हैं, कुछ एमसीक्यू फिक्स होते हैं, बनते ही बनते हैं, वो बताता चलूंगा। बाद बाकी ये सब चीजें जैसे इंटरसेक्शन, अब ये सब चीजें आप देख रहे होगे कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने नोट्स में पॉइंट्स बताए थे, उसी के अंदर से बने हुए हैं। इसी तरह जो एमसीक्यू मिलेंगे आपको, वो पॉइंट्स, मतलब जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसी के अंदर से मिलेंगे। थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो बहुत आसान लगेगा, नहीं पढ़ी हुई है तो दिक्कत आता है। हाँ, एक और भी चीज होती है, जैसे यहां पर अगर मान लो एक वो लेके चलते हैं, लेट इसकी जगह पर ये वाला ऑप्शन होता, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। अब ऐसे जब ऑप्शन देखो, ऑप्शन अगर बहुत ही अलग अलग हैं तो भी आंसरिंग करना आसान होती है, ऑप्शन अगर बहुत क्लोज कर दिए हैं तो भी दिक्कत वाली बात आ जाती है, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने शुरुआत में सिर्फ क्या पढ़ा है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में केमिकल ड्रग और पेशेंट आ गया। बट एक्चुअल में जो जाएंगे, अगर ये दोनों ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये माना जाएगा,
ठीक है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच की कड़ी होता है वो, ठीक है। चलिए अभी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल के रेस्पेक्ट में सारी बातें पढ़ रहे हैं। दिखाई दे रहा है, हाँ स्क्रीन पूरी आ रही है, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेनली फोकस ऑन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किसके ऊपर फोकस करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं, ड्रग डिजाइन एंड एक्शन के ऊपर, यस, ड्रग डिजाइन और क्या है इसमें, ड्रग डिजाइन और एक्शन के ऊपर, यानी कि औषधि डिजाइन एवं क्रिया। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मुख्य रूप से किसके ऊपर केंद्रित है, ये कुछ खिस गया है क्या, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच पिलर इज नोन एज द डिजाइनर। अब 3 पिलर का डिस्कस किया था मैंने, तो यहां से क्वेश्चन आया वो, विच पिलर इज नोन एज द डिजाइनर। हम ड्रग की डिजाइनिंग किसमें करते हैं, अगर याद होगा एनालिटिकल में क्या करते हैं, जांच पड़ताल, सिंथेटिक में क्या करते हैं, चीजों को बनाना, मेडिसिनल जो आ जाती है यहां पर हम क्या करते हैं, उसका डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज डिजाइनर। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर थ्योरी पढ़ी हुई है तो आ जाएगा, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट फोकस ऑन। जो मेडिसिनल केमिस्ट है, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट मुख्य रूप से किस पर कार्य करते हैं, तो ड्रग डिजाइन एंड डिस्कवरी, ड्रग मार्केटिंग, ड्रग ट्रांसपोर्ट, ड्रग स्टोरेज। तो मेडिसिनल केमिस्ट है, देखो यहां से मिला हुआ है, मेडिसिनल केमिस्ट्री डिजाइनिंग के बारे में बात करती है, तो जो मेडिसिनल केमिस्ट होगा वो ड्रग डिजाइन एंड डिस्कवरी के ऊपर काम करेगा, क्लियर। विच पिलर इज नोन एज बिल्डर। अब पिलर के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं, बिल्डर हम किसको कहते हैं, बिल्डर यानी कि बिल्ड करना है ना, हम लोग लैब वगैरह में कैसे उसको और ज्यादा बना सकते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिजाइनिंग का है, सिंथेटिक केमिस्ट्री यस, एनालिटिकल जांच पड़ताल नहीं है, बायोकेमिस्ट्री है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो सिंथेटिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट, सिंथेटिक केमिस्ट्री डील्स विद, सिंथेटिक यानी कि सिंथेसिस बनाना, ठीक है। सिंथेटिक केमिस्ट्री की हिंदी क्या होती है, दवाओं का बनना। तो यहाँ पे ड्रग टेस्टिंग नहीं, मार्केटिंग नहीं, ड्रग का सिंथेसिस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज नोन एज, एनालिटिकल वर्ड से ही क्लियर है, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, दवाओं का परीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं उसे कि दवा हमारी कैसी है कैसी नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। मीनिंग पता है, देखो यहां पर एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जितना अच्छा आप लोग वर्ड का मीनिंग, ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं, फोन आता है कि सर इंग्लिश वीक है, क्या इंग्लिश की क्लास लगा लें, नहीं, इंग्लिश की क्लास नहीं लगानी है। जो वर्ड्स, यानी कि अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है तो उनको करना क्या है, जैसे मान लो कोई टर्म है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेनली फोकस ऑन ड्रग डिजाइन एग्रीकल्चर, यहाँ तो सारे सिंपल सिंपल से वर्ड थे, ठीक है। एनालिटिकल एक वर्ड आ गया, अगर नहीं पता इसका मतलब तो इसकी हिंदी लिख लें, जहां पढ़ रहे हैं अपने पेपर के ऊपर ना, वहीं पर ऐसे लिख करके लिख लें, एनालिसिस, एनालिटिकल मतलब जांच पड़ताल करना, इवेल्युएट करना, जिस भाषा में भी वो समझता है अपनी, ठीक है। यहां पे लिख लो जांच पड़ताल करना, दवाओं को जांचना, जैसा आप उसको याद रख सके। सिंथेटिक नहीं पता मीनिंग, लिख लो सिंथेटिक मतलब उसको बनाना। ये तो यहाँ एमसीक्यू में नहीं लिखना है, जो आपके मेन नोट्स हैं जहां आप लिख रहे हो। तो जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक का मतलब मैं फिर क्लियर कर दूं, इंग्लिश वीक का मतलब आपका बेसिक इंग्लिश से नहीं है, बेसिक इंग्लिश से नहीं है। इंग्लिश वीक का मतलब है कि आपको अपने सब्जेक्ट के जो साइंस की टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में आपको आइडिया नहीं है, इसीलिए आपका सब्जेक्ट वीक है। बात क्लियर हो गई। इंग्लिश वीक से क्या मतलब है, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमारी इंग्लिश वीक है। इंग्लिश वीक का मतलब है कि आपको बेसिक वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। कहां थे, हाँ ठीक है। अब क्वालिटी कंट्रोलर नहीं पता आपको, मतलब क्वालिटी कंट्रोलर का मतलब क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोलर, अब दिमाग में आपकी इमेज आना चाहिए, अच्छा क्वालिटी कंट्रोलर लैब होगी और लैब के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दवाओं की जांच करेंगे, क्वालिटी कैसी बनी है, हमारी दवा सही बनी है कि नहीं बनी है, कोई इंप्योरिटी तो नहीं है, दवा की मात्रा कम या ज्यादा नहीं है, यही तो होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो माइंड में इस वर्ड का जो कहते हैं एक्सप्लेनेशन आपके सेट होना चाहिए, तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, सिंपल सी बात। नाउ एनालिटिकल केमिस्ट इंश्योर, एनालिटिकल केमिस्ट क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ड्रग की क्वालिटी
ठीक है, अब देखो, हाँ, जब ऑल द अबव वाला पार्ट आता है तो हमको यहाँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। जो एनालिटिकल केमिस्ट है वो ड्रग की प्योरिटी, क्योंकि उसको चेक कर रहा है कितना प्योर है, चेक करेगा, ड्रग कितना स्टेबल है चेक करेगा, ड्रग की क्वालिटी कैसी है चेक करेगा। जब ऑल द अबव आते हैं तो एक बार थोड़ा सा देख लेना है, सारे ऑप्शन तो नहीं आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल द अबव। ठीक है, शुद्धता, स्थिरता, गुणवत्ता और उपरोक्त सभी। स्थिरता का मतलब याद है, अब देखो जिन बच्चों को नहीं पता ड्रग स्टेबिलिटी, तो उनके लिए लगेगा पता नहीं क्या है ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी क्या होती है, ड्रग की शेल्फ लाइफ, क्यों गरम ठंडा का स्टोरेज कंडीशन जो हम लोग इसकी डिसाइड करते हैं कि 2 साल तक ये सही बना रहेगा, 3 साल तक सही बना रहेगा, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से मतलब है उसकी जो एक्सपायरी है, ठीक है ना, कितने समय के बाद, वो 1.5-2 साल तक लगातार हवा से मिलता रहेगा, भाई दवा खुलती है, रुकी रहती है, तो वो कब तक स्टेबल रहने की संभावना है, तो दैट इज द स्टेबिलिटी। तो यहीं से हम डिसाइड करते हैं दवाई की क्या, स्टोरेज कंडीशन, क्या डिसाइड करते हैं, स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलें आगे। ओके, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज, अब देखो यहां पर हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़े, लेकिन यहां पर एक वर्ड लिख दिया है फर्स्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य, मेन, तो मार्केटिंग नहीं, डिस्कवरी, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा इसमें, केमिकल से दवाओं की खोज करना, और डिजाइन होता है तो क्या आंसर आ जाएगा, ड्रग की डिस्कवरी। ठीक है, नई दवाओं की खोज। ठीक है, क्लियर। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स इन्वॉल्व, अब देखो यहां पर एक वर्ड आ गया ड्रग कैंडिडेट। अब जिन लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, रिवाइज कर लिया, अच्छी बात है। अब जिसको ऑप्टिमाइजेशन का मतलब नहीं पता है, अरे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग कैंडिडेट ये क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिसर्च जो होती है ना, यानी कि सेकेंड ईयर में इसका रोल ज्यादा आएगा, यहाँ पे कम है, लेकिन हम लोग क्योंकि चीजें पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ सारी चीजें कवर करते चलेंगे। हर एक चीज का जो शब्द का मीनिंग है कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल या किसी और सब्जेक्ट में आपका यूज हो जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन मतलब उसको अच्छा करना, बहुत ही अच्छा करना, किसको, ड्रग कैंडिडेट। हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे ड्रग को हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करके ढूंढते हैं। मान लो 4000-5000 केमिकल्स हमने सर्च कर लिए कि ये हमारे काम के हैं, उसमें से फिर हम लोग क्या करते हैं, छटनी करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, कौन बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो ये सब छटनी करते 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 फिर एक हमारे पास फाइनल एक ड्रग आता है, 4-5 आते हैं, फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा करके उसको और बेटर करवाते हैं। तो इसका क्या मतलब, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब केमिकल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, यही हो गया। उसे स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो रासायनिक संरचना में संशोधन। ठीक है, क्लियर। ADME स्टैंड फॉर, ये बता दूं मैं अभी तक, अच्छा पढ़ाते पढ़ाते जब मैं बोल दूंगा दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि ये टॉपिक ADME ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, मेरे माइंड में है कि हाँ ये तो बार बार पूछा जाता है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, बट इंपॉर्टेंट लगा दिया मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो इसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखने हैं। ADME क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, जो भी दवा हम खाते हैं हमारी बॉडी में जाकर के वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबॉलाइज होगी, उपापचय होगा और उत्सर्जन होगा। अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन। ठीक है, आगे आते हैं। Which of the following is not a pharmacokinetic property? फार्माकोकाइनेटिक, पहले तो वर्ड क्लियर होना चाहिए, क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करती है। ठीक है, तो दवा को वो एब्जॉर्ब करवाती है, डिस्ट्रीब्यूट कराती है, मेटाबोलाइज कराती है और मार्केटिंग से कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर है बातें, ठीक, मेरे ख्याल से क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलें आगे।
ओके, बायो अवेलेबिलिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको क्लियर होना ही चाहिए, बहुत बार आएगा ये टर्म, ये पीवाईक्यू के पर्पज से तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये टर्म्स बार बार आएगा, बहुत सारे टर्मोलॉजी में इस्तेमाल होता रहेगा ये बार बार। बायो अवेलेबिलिटी, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा कितनी परसेंटेज ऑफ मेडिसिन जो है हमारे ब्लड में पहुंची। मैंने बताया था दवा जब हम खा लेते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के हमारी बॉडी सबसे पहले वहां से ब्लड के रास्ते से उसे लिवर के पास पहुंचाती है। लिवर देखता है कि अच्छा ये बाहरी चीज है तो उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और कुछ परसेंट तक उसे ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि बेकार कर देता है। तो मान लो हमने 100 mg दवा खाई है तो बॉडी में वो सिर्फ 60-70% ही पहुंचती है। तो जितना परसेंट बॉडी में पहुंची दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी। बायो मतलब लिविंग और अवेलेबल मतलब हमारी लिविंग सिस्टम में वो कितना अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रहा आंसर, ड्रग कलर से कोई लेना देना नहीं है। अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यस, ड्रग पैकेजिंग इन सब से कोई लेना देना नहीं है। शरीर में उपलब्ध दवा की मात्रा, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, जहां जहां मैंने मार्क कर दिए हैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, आप लोग इन टर्म्स को तो बहुत ही अच्छे से दिमाग में सेट कर लें, ठीक है। प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल टेस्टिंग आर कंडक्टेड टू इंश्योर। प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्टिंग रिसर्च होती है तो दो टाइप के टेस्टिंग होती है, प्री क्लिनिकल जो कि जानवरों पे होती है और क्लिनिकल जो कि इंसानों पे होती है। किस लिए होती है ये? ताकि हम लोग सेफ्टी और एफिकेसी चेक कर सके। प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, सेल से कोई लेना देना नहीं है, एडवर्टाइजमेंट से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। टेस्टिंग इसलिए हो रही है कि कितना सेफ है हमारी मेडिसिन और कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वेरीफाइज। क्वालिटी कंट्रोल गुणवत्ता नियंत्रण के द्वारा किसकी पुष्टि की जाती है? अब ये सिंपल हो गया। क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज चेक करेगा? प्योरिटी, यस, कितना प्योर है ये चेक करेगा। उसके बाद ये चेक करेगा पोटेंसी, कितनी ताकत है दवा में, 100 mg की है, 500 mg की है, ठीक है, कितना स्टेबल है। तो यस, ये तीनों आ गया। तो ये भी जो क्वालिटी कंट्रोल का पॉइंट है ये क्या है अपना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑल द अबव। लीड कंपाउंड्स आइडेंटिफिकेशन बिलोंग्स टू। लीड कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें जो बहुत सारे केमिकल्स में से निकल के जो कुछ केमिकल्स आते हैं जो कि हमारे काम के होते हैं उनको क्या कहते हैं? लीड कंपाउंड। लीड कंपाउंड का किससे लेना देना है? ड्रग डिस्कवरी एंड डिजाइन, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, जीएमपी, बायोटेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। औषधि खोज एवं डिजाइन, ठीक। बायोलॉजिकल टारगेट्स इंक्लूड्स। बायोलॉजिकल टारगेट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में ऐसी चीजें जिनके ऊपर दवाएं जाकर के काम करती है, जैसे कि प्रोटीन्स, एंजाइम्स या फिर सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स, इनको कहते हैं बायोलॉजिकल। देखो, बायो लिविंग लॉजिकल टारगेट, हमारी बॉडी में मौजूद टारगेट। तो इसमें कौन है? रिसेप्टर्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। तो आंसर क्या आ गया? ऑल द अबव, ठीक है। अच्छा, हिंदी का साथ साथ मैं पूरा रीड नहीं करता हूं, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है कि सर ने हिंदी का भी पूरा रीड करके बताया कीजिए तो मेरे को बता देना कमेंट करके, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें एक एक वर्ड है, समझ में आता होगा इतना बच्चों को, जो थ्योरी पढ़ा दी है मैंने। अब एपीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। एपीआई ये बहुत पूछा जाता है। एपीआई, एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, याद रखेंगे इसको, ठीक है। देन फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज, अच्छा इसकी हिंदी बता दूं मैं, सक्रिय औषधीय घटक। देन फार्माकोकाइनेटिक का मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये अभी पढ़ा हमने, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? फार्माकोडायनेमिक स्टडीज, फार्माकोडायनेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है कि दवा बॉडी के ऊपर क्या असर डाल रही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ड्रग इंटरेक्शन विद बायोलॉजिकल टारगेट, ठीक है, यही आ गया। दवा हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल टारगेट है उनके ऊपर या उनसे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। ओके, विच डोजेस फॉर्म इज नॉट मेंशन्ड अंडर फॉर्मुलेशन केमिस्ट्री। कौन सी डोजेस फॉर्म? अच्छा, डोजेस फॉर्म का मतलब मैं बताऊं आपको। डोजेस फॉर्म जिन लोगों को नहीं पता है, या हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अर्थात डोजेस फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए, डोज फॉर्म का मतलब क्या होता है? दवा का रूप, वो टैबलेट है, ठीक है, इंजेक्शन है, सिरप है, या
लोशन है, किस रूप में है? तो ये होता है डोजेस फॉर्म, दिमाग में सेट कर लें, टर्म बार बार आएगा, ठीक है। तो टैबलेट, इंजेक्टेबल, उसके बाद इनहेलर, टेलीस्कोप दे दिया यहाँ पर, ठीक है, बच्चों वाला टेलीस्कोप तो होता ही नहीं है कुछ, टेलीस्कोप फिजिक्स में होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल्ड रिलीज मीन, कंट्रोल्ड रिलीज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, दवा जब बॉडी में जाती है, दवाएं हमारे पास दो प्रकार से होती हैं, एक होती है इमीडिएट रिलीज और एक होती है कंट्रोल्ड रिलीज। इमीडिएट में क्या होता है, बॉडी टैबलेट खाई, स्टमक में गई और ये पूरी पूरी डिसॉल्व हो गई, टूट गई, डिसॉल्व होगी। कंट्रोल्ड रिलीज में क्या होगी, हमने टैबलेट खाई, अब वो बॉडी में जाकर के लेयर बाय लेयर ब्रेक होती है, या कुछ अमाउंट में ही अपने अंदर से मेडिसिन निकालती है, यानी कि थोड़ी सी घिसेगी, फिर थोड़ी सी घिसेगी, 1 घंटे में इतनी, अगले 2 घंटे में इतनी, फिर अगले 2 घंटे में इतनी, फिर 2 घंटे में इतनी, मतलब वो लंबे समय तक अपना असर बना के रखती है और एक समान दवाई का जो लेवल है वो बॉडी में रखती है, ठीक है। दैट इज द कंट्रोल रिलीज। तो इमीडिएट ड्रग डिस्ट्रक्शन, नो, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज ओवर टाइम, यस, ड्रग स्टोरेज से मतलब नहीं, ड्रग टेस्टिंग से मतलब नहीं है। दवा का नियंत्रित गति से मुक्त होना, ठीक है, दवा को नियंत्रित गति से मुक्त करती है। जरा पानी पी लूं, पानी खत्म हो गया मेरे को लग रहा है थोड़ा सा। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड इन। अब क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है फार्माकोग्नोसी जब पढ़ेंगे उसमें चैप्टर नंबर 12 है शायद, वहां पर डिटेल में आएगा। बट क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, बारीक बारीक, बहुत महीन महीन होते हैं ना, उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो कहाँ पे काम आ गया इसका, नो डाउट, मैंने कहा एनालाइज, यानी कि एनालिसिस करने में हेल्प करता है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और ये क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट, मतलब एक अच्छा टर्म है, पूछ लेता है टीचर, तो याद रखना आपको। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में काम आ रहा है, ठीक है। जीएमपी स्टैंड फॉर, अगेन अ गुड एग्जाम्पल, गुड गुड गुड, वेरी गुड, पूछा जाता है जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसका मतलब क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। नाउ थर्ड वन, 30th, स्टेबिलिटी स्टडीज इवैल्यूएट। अब ये कहीं ना कहीं टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेबिलिटी स्टडीज, स्टेबिलिटी में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, स्थिरता अध्ययन में क्या परीक्षण किया जाता है, हम लोग क्या देखते हैं, दवा का जो है कितने लंबे समय तक वो स्टेबल रह सकती है या किन किन हालातों में वो खराब हो सकती है। हाई टेम्परेचर, फ्रीज करके देखेंगे, धूप में रख दिया, बहुत ज्यादा खुले में रख दिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है तो क्या कर रही है, तो वो हम उसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो कलर से कोई मतलब नहीं है, ड्रग स्टेबिलिटी ओवर टाइम, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी डील्स नहीं है, समझो बात को, जब अब ये आप समझोगे सेकेंड ईयर में। पॉइजन हम किसको बोले ये चीज भी हम डिसाइड नहीं करते हैं, गवर्नमेंट तय करती है, क्योंकि वही जो 500 mg पैरासिटामोल एक अच्छी मेडिसिन है, किसी को 2000 mg दे दी तो ये क्या बन गई, पॉइजन बन गई। अब सेम चीज पॉइजन बन गई, सेम चीज अच्छी है, ठीक है। तो जब ये इसको हम पॉइजन ना बोल करके यहाँ पे हम इसकी पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी, कितने ज्यादा मात्रा में देने से वो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करती है या किन किन हालातों में टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, किसी खास खाने के साथ, किसी दूसरी मेडिसिन के साथ, ठीक है। तो ये टर्म मैंने यहाँ इसलिए क्लियर किया, सेकेंड ईयर में आएगा, वहां समझेंगे इसे डिटेल में। तो टॉक्सिकोलॉजी एंड सेफ्टी इवोल्यूशन, टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कब कब वो टॉक्सिसिटी अपनी रिप्रेजेंट कर सकता है और किस क्वांटिटी में सेफ है। सांप के जहर से भी तो दवाई बन रही है, एंटीडोट बन रहा है, तो सांप का जहर तो मार देता है ना, वैसे वो जहर है, लेकिन उसको कम मात्रा में दिया जाए तो दवाई है, फिर वो बात क्लियर हो गई, ठीक है। विश्व विज्ञान किससे संबंधित है, आगे आते हैं। अच्छा, इसका आंसर तो क्या सबके दे ही हुए, कहीं भूल जाऊं मैं तो।
अब क्या कह रहा है ये, रिस्क असेसमेंट इवेल्युएट। अब रिस्क हम किसका जांचेंगे, है ना, जोखिम मूल्यांकन में क्या आंका जाता है, तो क्या आंका जाएगा। अब जोखिम में यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस में मत चले जाना, ठीक है, कि प्रॉफिट नाप रहे हैं कि सेल्स नाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। ड्रग रिलेटेड रिस्क नाप रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। यही अगर कोई उसका स्टूडेंट होगा, बिजनेस का स्टूडेंट होगा, तो वो प्रॉफिट और उसके रिस्क नापेगा, ठीक है। आप फार्मेसी के हैं तो आप कौन सा रिस्क नापते हैं, ड्रग रिलेटेड रिस्क नापते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड टू इवेल्युएट, अगेन ये थोड़ा सा मतलब पीछे वाला क्वेश्चन है घुमा के दे दिया, वहां पे प्री क्लिनिकल क्लिनिकल करके था, या सिंपल क्लिनिकल बोल दिया, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। तो सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग, यही होता है हमारा एमसीक्यू में। नैनो टेक्नोलॉजी, ये चैप्टर फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में आएगा। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी होगी, मतलब पार्टिकल्स को इतना महीन कर दिया गया है, नैनो लेवल पे ले गए हैं, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दवा की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ओके, तो नैनो टेक्नोलॉजी इंप्रूव क्या करती है, ड्रग डिलीवरी, बायो अवेलेबिलिटी। तो यस, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, हम लोग उसको ईजिली बॉडी में डिलीवर कर पाते हैं, बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। नैनो प्रौद्योगिकी किसमें सुधार करती है, दवा वितरण, जैव उपलब्धता, दोनों में। विच इज बायोफार्मास्यूटिकल, ठीक है, इनमें से जैव औषधि, लिविंग थिंग से बनी हुई औषधि कौन सी है, तो ये अभी थोड़ा सा हो सकता है अभी आपको इसका आइडिया ना हो, बट जो मैंने टॉपिक कराया उसमें बता रखा है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वैक्सीन तो आपको पता ही है, वैक्सीन के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट डालते हैं, और जीन थेरेपी, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसा होगा कि मान लो किसी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी याद नहीं है, बट वैक्सीन और जीन थेरेपी तो आपको पता है ना कि लिविंग थिंग से होता है। तो अब दो है तो तीसरा भी होगा, तभी आंसर क्या है, ऑल द अबव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। तो एमसीक्यू गलत नहीं करने हैं। ड्रग रीपर्पजिंग मीन्स, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रग रीपर्पजिंग का मतलब जो दवाइयाँ ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं पिछले 10 सालों से 15 सालों से, उसको हम लोग चेक करते हैं क्या वो कोई और भी बीमारी को ठीक कर सकती है, ठीक है। तो मेकिंग न्यू ड्रग, नो। यूजिंग एग्जिस्टिंग ड्रग, जो ड्रग मौजूद है, फॉर न्यू थेरेपेटिक इंडिकेशन, पुरानी दवाओं के नए चिकित्सीय उपयोग खोजना, दैट इज द ड्रग रीपर्पजिंग। फार्माकोविजिलेंस डील्स विद, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, ये मैं बताऊंगा बेटा, एमसीक्यू बिल्कुल मत छोड़ना आप, जिसके अंदर जो टर्म है ये आपको पूरा 2 साल हेल्प करेगा, 2 साल के बाद अगर फार्मासिस्ट के एग्जाम की तैयारी करो वहां पे भी हेल्प करेगा। फार्माकोविजिलेंस का सिंपल से मतलब समझो क्या होता है, मैं बता भी चुका हूं पहले भी, कि जब दवाई रिसर्च होकर के मार्केट में आ गई है, अब पूरी दुनिया में वो दवाई अवेलेबल है, तो अब रियल टाइम पे हम देखते हैं कि अब वो दवाई जब 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से वो मार्केट में अवेलेबल है, तो कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, उसका विजिलेंस, निगरानी रखी जा रही है उसकी। होता है ना कई बार दवा पिछले 20 साल की दवा बैन कर दी गई, कोई 50 साल से मार्केट में थी बैन कर दी गई है। बहुत सी कंट्री में दवाइयाँ बैन है जो हमारी इंडिया में बैन नहीं है, कुछ कानूनी दावपेच की वजह से, जो कि आपको पता होगा। चलिए उसके बारे में अलग से कहीं बात करेंगे। तो मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी आफ्टर मार्केटिंग, ठीक है ना, बाजार में आने के बाद दवा की सुरक्षा की निगरानी। अब इसका तरीका होता है जो डिटेल में समझेंगे कि कैसे की जाती है, ये पूरा हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है असल में। नॉर्मल तो इंसान बताता नहीं है, हॉस्पिटल रिपोर्ट करता रहता है कि हाँ हमारे पेशेंट में ये चीजें ऐसी देखी गई हैं। चलिए आगे आते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये भी टर्म बार बार आएगा, आपको दिमाग में सेट रखना है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दवा खाने के बाद दवा से होने वाली हानि, उस हानि में एडवर्स ड्रग रिएक्शन में दवा का साइड इफेक्ट ही नहीं, इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसको हम, अच्छा यहाँ पे एडवर्स रिएक्शन मैंने बताया अभी, इसमें रिएक्शन ही नहीं होती है, दवा की वजह से कोई और हार्म हो जाना, ठीक है, बॉडी में कोई ऑर्गन फेल हो जाना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये टॉपिक भी डिटेल में आएगा, शायद इसी साल है या नेक्स्ट ईयर है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसको भी दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। कैसे हम इसको ढूंढते हैं, फार्माकोविजिलेंस, पीछे फार्माकोविजिलेंस था, उसकी ही हेल्प से हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन दवाई की देख पाते हैं। जैसे मान लो एक लंबे समय तक खाने के बाद जैसे कि इंसान को क्या हो गया, डायबिटीज होगी, क्योंकि रिसर्च ये कहती भी है कि अगर कोई बीपी का पेशेंट होता है, लंबे समय से दवाई खाता है, तो उसके अंदर डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसको रिसर्च करना, ठीक है, पता चलेगा। तो क्या है ये
एडीआर को हम लोग किसके माध्यम से फाइंड आउट करते हैं? फार्माकोविजिलेंस। द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इंक्लूड, स्कोप में सब कुछ आ गया, ड्रग डिस्कवरी, कंट्रोल, टॉक्सिकोलॉजी, सिंपल आंसर। तो देखो स्कोप का क्वेश्चन 5 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है, स्कोप आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये चीज मैं मेन बताना चाहता था, जो एमसीक्यू है आपके फार्मेसी एग्जाम में वो आपकी थ्योरी में भी आ सकता है और वो आपको इस तरह से एमसीक्यू बना के भी डाल सकता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सेफ मेडिसिन, इफेक्टिव मेडिसिन, बोथ एंड भी ठीक है, दोनों ही है ये, तो दोनों आंसर आ जाएंगे ये। क्लियर? चलिए, तो ये 40 क्वेश्चन थे, अभी और क्वेश्चन भी आएंगे जो कि मैं आपको टेस्ट के फॉर्मेट में दूंगा, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को, तरीका यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आपके वाले भी क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बन रहे हैं या पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, वो मैं आपके अपडेट कर दूंगा, उनको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो साथ के साथ चलते जाइए, ठीक है। चैप्टर का वेटेज भी मैं इसके अपडेट कर दूंगा, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का होता है। 2-4 नंबर इधर उधर होंगे, वरना उतने ही वेटेज का ऑल ओवर इंडिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमारे स्टेट का या हमारे स्टेट का है। वेटेज में अपलोड कर दूंगा, तो समझ जाइए कि कौन सा चैप्टर से कितना वेटेज का पूछा जा रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से अपनी तैयारी भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज डिटेल में पढ़ के चलिए, अभी तो फिलहाल मैं कहूँगा शुरुआत है अभी आप लोगों की, मजा आएगा आगे, ठीक है। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई और चीज़ है तो उसके लिए आप मुझे कॉल कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ गए हैं, और कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जरूर उनको बताइए। कई बार टेक्निकल, लास्ट टाइम जो लेक्चर था तो टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है ऐसा कई बार, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका आगे का नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तब तक इसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, इसकी PDF अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।